Hello students, welcome to National Children High Secondary School. Students, as you know, दिवाली निकल चुकी है और अभी तक आपने पढ़ाई पे फोकस नहीं किया है ड्यू टू सर्टेन रीजंस, जो कि लॉकडाउन का था, आपके स्कूल्स का था और भी आपके जो रीजंस रहे हों. लेकिन स्टूडेंट्स, अब आपके पास यही 2 या 3 महीने हैं जिसमें आप बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद अभी नहीं तो कभी नहीं. तो स्टूडेंट्स, मैंने आज थोड़े टॉपिक्स आपके लिए चूज़ किए हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और जिनको करने से 100% आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे. वी हैव डिवाइडेड केमिस्ट्री पोर्शन इनटू 2, फेज़ 1 एंड फेज़ 2. तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. उससे पहले मैं आपको स्टूडेंट्स बताना चाहती हूँ कि देखिए, बुक में सब कुछ इम्पॉर्टेंट होता है, कुछ भी ऐसा नहीं होता जो आप ना पढ़ें. लेकिन क्योंकि आप लेट हो गए हैं और ज़ीरो से शुरुआत अगर आप कर रहे हैं तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बनाना इम्पॉर्टेंट था, इसलिए हमने इसे बनाया है. बाकी पढ़ना आपको पूरा है अगर आप पहले से ही इस सब्जेक्ट को अप्रोच कर रहे हैं. तो अगर आप इसको नहीं पढ़ पाए हैं तो सबसे पहले जो टॉपिक्स हम आपको बता रहे हैं फेज़ 1 में, वो आप पहले करेंगे स्टूडेंट्स. तो आइए देखते हैं फेज़ 1 के टॉपिक्स को, देन वी विल डिस्कस अबाउट फेज़ 2. लेट्स सी. ओके, लेट्स सी दिस फेज़ 1. तो ये हमने डिसाइड किया है दिसंबर टू जैन, उसको माइंड में रख के स्टूडेंट्स किया है. इसको आप विद इन 1 मंथ कंप्लीट कीजिएगा, तभी ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा. लेट्स सी. टाइप्स ऑफ रिएक्शन, अब थोड़ा डिटेल में इसको समझ लेंगे स्टूडेंट्स. टाइप्स ऑफ रिएक्शन आपको पता है 4 तरीके की होती है रिएक्शंस. हमारे पुराने वीडियो में भी है, अगर आपने नहीं देखा हो तो चेकआउट कर लीजिए, एक बार उसको देख लीजिए. तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हमने 4 तरीके की रिएक्शन समझी है. चारों इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, वो आप नहीं छोड़ सकते. 4 टाइप की रिएक्शन विद एग्जाम्पल आपको ज़रूर करना है. ये आपको अपने फेज़ 1 में शामिल रखना ही रखना है, क्योंकि ये 2 to 3 क्वेश्चंस हर साल आते हैं और इसमें 3 से 5 मार्क्स का मार्जिन रहता है. तो कम ज़्यादा हो सकता है स्टूडेंट्स, बट दीज आर इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट इज़ रिएक्टिविटी सीरीज़. देखिए, रिएक्टिविटी सीरीज़ में स्टूडेंट्स पहले तो आपको एक्टिविटी आपकी सीरीज़ पता होनी चाहिए कि कौन सी मेटल रिएक्टिविटी सीरीज़ में ऊपर है, नीचे है. उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं कि आप बताइए कि ये इसको रिप्लेस कर देगी मेटल के नहीं, ठीक है, आयरन Cu को रिप्लेस कर देगा कि नहीं. इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं जो कि एसिड और बेस में भी है स्टूडेंट्स, और आपको पता होना चाहिए मेटल नॉन मेटल में भी है ना. तो रिएक्टिविटी सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको ज़रूर पता होने चाहिए. प्लस आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, जैसे गोल्ड हम वो रिएक्ट क्यों नहीं करता है, वो फ्री स्टेट में क्यों रहता है ना. ये सारे क्वेश्चन लाइज करते हैं इसी में, रिएक्टिविटी सीरीज़ में. तो ये क्वेश्चन करीबन 1 से 2 तो हर साल आते ही हैं स्टूडेंट्स, और कम ज़्यादा हो सकते हैं. मार्क्स इसके 1 to 4, कई बार ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आया है. एक्वा रिजिया और उससे रिलेटेड क्वेश्चन इसी से, वो रिएक्टिविटी सीरीज से रिलेटेड ही हैं. चलिए स्टूडेंट्स, थर्ड देख लेते हैं टॉपिक, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स. स्टूडेंट्स, मेटल नॉन मेटल से एसिड का रिएक्शन आपने देखा है, एसिड एंड बेस में भी, मेटल नॉन मेटल में भी, दोनों चैप्टर में दिया है स्टूडेंट्स. दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, तो आप दोनों ही टॉपिक को एक बार रीड आउट कर लेंगे, और प्लस इसके रिएक्शंस आपको याद होने चाहिए स्टूडेंट्स. तो आप कोई भी 2 मेटल हमेशा दिमाग में रखिए, चाहे सोडियम या पोटेशियम, या कोई भी 1 या 2 मेटल आपको हमेशा दिमाग में रहने चाहिए. जब भी आप किसी एसिड से उसे रिएक्ट करा रहे हो तो आपके दिमाग में वो मेटल हमेशा रहना चाहिए, मतलब उसकी रिएक्शन आपको हमेशा याद होनी चाहिए. तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आएगी. तो 2 मेटल आप अपने दिमाग में हर रिएक्शन के लिए तैयार कर लीजिए, ठीक है. चाहे वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कराना हो, हाइड्रोजन से रिएक्ट कराना हो, एसिड से रिएक्ट कराना हो, बेस से रिएक्ट कराना हो, है ना. तो उससे क्या रहेगा, आपको एक कमांड रहेगी अगर आपको केमिकल रिएक्शंस अच्छे से नहीं आते फिर भी, ठीक है. चलिए, तो इससे रिलेटेड देखिए, एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, 3 मार्क्स का आता है स्टूडेंट्स. ज़्यादातर 3 मार्क्स का क्वेश्चन इस पे आता है, लास्ट ईयर भी आया था, ठीक है, जिसमें एसिड और मेटल के बीच में रिएक्शन को हमें क्या करना था, कंप्लीट करना था स्टूडेंट्स. जो कि पिछली बार बहुत से बच्चों ने, मैंने खुद चेकिंग के दौरान देखा था कि स्टूडेंट्स ने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया था, क्योंकि मेटल और एसिड का रिएक्शन जब हो रहा था, वो रिएक्शन वो कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे थे. इट वॉज डिफ़िकल्ट. तो आप एनसीईआरटी में जितनी भी मेटल और एसिड से रिलेटेड जो केमिकल रिएक्शंस हैं स्टूडेंट्स, उनको एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है. चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, पीरियोडिक ट्रेंड्स.
देखिए पीरियोडिक ट्रेंड्स में आते हैं आपके, देखिए अलग अलग टाइप के पीरियोडिक टेबल्स शुरुआत से आए थे, है ना। चाहे मॉडर्न टेबल, अभी तो जो मॉडर्न चल रहा है पीरियोडिक टेबल, उससे पहले भी बहुत सारे पीरियोडिक टेबल्स थे, उनकी स्टडी हुई थी, उनके बारे में समझना, तो आपको बेसिक चीज़ें उनके बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। और ट्रेंड्स में हमें पता होना चाहिए कि जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियाई बढ़ता है, कम होता है, उसके बेस पे भी स्टूडेंट्स बहुत क्वेश्चन बनते हैं पीरियोडिक टेबल से, तो वो आपको ऑल इन ऑन थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अच्छा, पीरियोडिक टेबल से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं स्टूडेंट्स, ज़्यादा घुमाते भी नहीं है वो क्वेश्चन को, वो एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन भी पुट कर देते हैं कि बताइए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के क्या फीचर्स थे या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, है ना। तो वो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो ये जो पीरियोडिक टेबल ट्रेंड वाला, जिसमें पीरियोडिक टेबल के बारे में बात हुई है, ये 1 से 2 क्वेश्चन आते ही हैं स्टूडेंट्स। एक तो 100% आएगा और 2 to 5 मार्क्स के रेंज रहता है। कई बार ये 2-3 नंबर का, 1 नंबर का या 2 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट इज पीएच स्केल एंड इट्स एप्लीकेशन। स्टूडेंट्स, पीएच स्केल से रिलेटेड क्वेश्चंस तो आपको पता ही है, क्योंकि हमारा जो केमिस्ट्री का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है वो भी पीएच स्केल पे रिलेटेड है, एसिड और बेस में। तो जाहिर सी बात है पीएच स्केल पे क्वेश्चंस तो बनेंगे ही, और बहुत ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चंस आते हैं। 1 मार्क में 3 क्वेश्चन पूछ, 2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो 1 मार्क में, मीन्स हाफ मार्क्स का एक क्वेश्चन, ठीक है। तो पीएच आपको थोड़ा सा बिल्कुल इसको मतलब बहुत ज़्यादा डीपली आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको फेज़ 2 में भी दिख जाते हैं। मैं अभी जब फेज़ 2 की बात करेंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन पीएच आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। और उसके एप्लीकेशंस आपको पता ही होने चाहिए, जैसे कि हम लोग आपने अपने चैप्टर में एसिड और बेस में पढ़ा ही होगा कि एसिड कहाँ यूज़ होती है, कि फैक्ट्रीज़ में किन में यूज़ होती है, वॉशिंग सोडा में यूज़ होती है, पढ़ा है ना आपने स्टूडेंट्स, वही है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस और ये सारी चीज़ें जो भी हैं एसिड बेस चैप्टर से, वो इसी के अंडर आती हैं। तो देख लेते हैं इनमें क्वेश्चंस कितने हैं। 1 क्वेश्चन तो आना ही आना है, 1 to 2 भी हो जाता है, और 2 to 4 मार्क्स का करीबन एक क्वेश्चन मिलता है। तो स्टूडेंट्स ये भी आपको देखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सॉल्ट्स एंड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखिए सॉल्ट्स पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, आपको पता होना चाहिए एसिड और बेस जब मिलते हैं, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, सॉल्ट बनता है। एसिड और मेटल मिलते हैं तो भी सॉल्ट बनता है, एसिड और नॉन मेटल मिलते हैं तो भी सॉल्ट बनता है ना। तो सब जगह 3-4 चैप्टर में सॉल्ट बन रहा है ना। तो सॉल्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ठीक है। चाहे वो वॉशिंग सोडा हो, चाहे वो पोटेशियम हाइड्राइड हो, चाहे वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो, ठीक है। ये सारे जो भी वॉशिंग सोडा हुआ, जिप्सम हुआ, प्लास्टर ऑफ पेरिस हुआ, ठीक है, और भी जितने वॉशिंग से रिलेटेड हैं वो सारे फैक्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं। उनके यूजेस आपको पता होने चाहिए, फॉर्मूलाज पता होने चाहिए एंड रिएक्शंस पता होने चाहिए, ठीक है। लास्ट टाइम भी जिप्सम के ऊपर क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है और जिप्सम से कैसे रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए था वो। तो वही उसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। देख लीजिए 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, ये बिल्कुल पक्का है, और 2 to 3 मार्क्स रेंज करते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको फेज़ 1 में जो पढ़ना है वो आपको पता है। 6 हमारे पास टॉपिक्स हैं, और ये 6 टॉपिक्स के मैंने क्वेश्चंस भी आपको बताए हैं। अराउंड इतने क्वेश्चंस बनते हैं, ये फिक्स नहीं होता स्टूडेंट्स, ये आगे पीछे हो जाता है। कई बार ये एक क्वेश्चन आ जाएगा तो ये 2 आ जाएंगे, या ये 2 हो जाएंगे, है ना। तो ये वैरी करता रहता है। जब आप टॉपिक पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है, चाहे 1 क्वेश्चन आए, चाहे 10 क्वेश्चन आए, आप सब कर सकते हैं, है ना स्टूडेंट्स। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम फेज़ 2 के बारे में समझेंगे। नाउ विल सी फेज़ 2। फेज़ 2 मैंने आपको बताया जैन टू फेब के लिए रखा है ना स्टूडेंट्स। तो जनवरी और फेब तक आप लास्ट तक इसके कंप्लीट कर लें, क्योंकि उसके बाद आपको करना होगा रिवीजन, ठीक है। तो देख लेते हैं फेज़ 2 में केमिस्ट्री पोर्शन में देख लें स्टूडेंट्स। पहला है कोरोजन, रेंसिडिटी एंड बैलेंसिंग इक्वेशन। स्टूडेंट बैलेंसिंग इक्वेशन में आप लोग इतना ज़्यादा टेंशन लेते हो कि नहीं बैलेंसिंग इक्वेशन करना है, बैलेंसिंग इक्वेशन करना है। देखिए आता है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आता है, कई बार 1 नंबर का, कई बार 2 का, और बहुत रैंड ऐसा हुआ है कि आ गया हो 3 मार्क्स का। ज़्यादातर 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं इस पर। तो हम पहले टाइप्स ऑफ रिएक्शन करें ना, जिसमें 4 से 5 मार्क्स का बनता है, जो हम फेज़ 1 में डिस्कस कर चुके हैं।
तो देखिए इसमें क्या है, कोरोजन रेंसिडिटी के आपको बताना होगा, रेंसिडिटी क्या होती है, कोरोजन क्या होता है। 1 नंबर का 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे और 1 या 2 नंबर के आपके लिए ये मार्क्स आएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, नॉन मेटल, एसिड एंड बेस। देखिए 2 चैप्टर हैं इसमें, ध्यान से देखिए। केमिकल प्रॉपर्टीज ज़रूर करनी है। फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टूडेंट्स आपने देखा कि हम पहले मेटल नॉन मेटल के बारे में समझेंगे, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपको रीड आउट करेंगे तो आती ही, आप छोटी क्लास में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन आपको इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ज़रूर पता होनी चाहिए, ये हम सेकेंड फेज में ज़रूर कंप्लीट करेंगे, एसिड और बेस की एंड मेटल एंड नॉन मेटल की, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो आपको पता ही है, प्लस उसको रीड आउट आप पहले ही फेज़ 1 में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो उसे रीड आउट कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देख लीजिए इसमें क्वेश्चंस क्या बनते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं और 1 से 2 मार्क्स के बनते हैं। तो हम इसमें फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टी दोनों ही पढ़ लेंगे, मेटल नॉन मेटल की, एसिड एंड बेस की। चलिए थर्ड देख लेते हैं, वैलेंसी फैक्टर इन एलिमेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, वैलेंसी फैक्टर तो आपको पता ही होना चाहिए कि ठीक है, बैलेंस कैसे कर, वैलेंसी क्या होती है, किसकी क्या वैलेंसी है, जिसकी वजह से वो आयनिक कंपाउंड बना, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रो नेगेटिव है ना स्टूडेंट्स। ये तभी आता है जब आपको वैलेंसी पता होनी चाहिए, यानी आपको आउटर मोस्ट शेल के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कितना कैसे वो वैलेंसी शो करता है, ठीक है, पॉजिटिव कैसे है, कैसे नेगेटिव है, ठीक है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं, एटॉमिक रेडिया के ऊपर भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये भी टॉपिक आपको देखना है। एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ जाता है स्टूडेंट्स, जिसमें पूछ लेते हैं कि वाई इट इज़ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड वाई इट इज़ इलेक्ट्रो नेगेटिव, ठीक है, या इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इस टाइप का 1 नंबर का क्वेश्चन MCQ बेस आ सकता है, ठीक है, जो कि 1 या 2 मार्क्स का आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क्स आपको गेन करवाएगा। चलिए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड। प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड में स्टूडेंट्स आपको पता होने चाहिए व्हाट इज़ कोवलेंट बॉन्डिंग एंड व्हाट इज़ आयनिक बॉन्डिंग। कोवलेंट बॉन्डिंग हमने लास्ट में दिया हुआ है, ठीक है, कोवलेंट नेचर ऑफ दी कार्बन भी आप देखेंगे। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आयनिक बॉन्डिंग होता क्या है, जो कि मेटल नॉन मेटल चैप्टर में है, लेकिन लोग उसे सबसाइड करते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें मेटलर्जी भी है मेटल नॉन मेटल में, क्योंकि इस बार लॉकडाउन में बहुत सारी सिचुएशंस चेंज हुई और CBSE ने काफ़ी सिलेबस कट किया, तो मेटलर्जी पोर्शन कट हो गया है स्टूडेंट्स। फिर भी आप जहाँ तक आप ढंग से रीड आउट करें, क्योंकि सारा NCERT में का सिलेबस ऑलरेडी नेट पे पड़ा हुआ है, आप उसको ढंग से रीड आउट एक बार कर लें कि मेटलर्जी में कुछ छूटा तो नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं है कि जो हमने छोड़ दिया हो। ज़्यादातर लोग आयनिक कंपाउंड को छोड़ देते हैं, क्योंकि जैसे ही मेटल नॉन मेटल ख़त्म होता है वो सोचते हैं ख़त्म हो गया चैप्टर, अब इसके बाद तो आना नहीं है। नहीं, बीच में एक छोटा सा टॉपिक है आयनिक बॉन्डिंग वाला, ये आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये 1 या 2 मार्क्स क्वेश्चन इसमें बनते हैं, 1 या 2 मार्क्स ये आपको गेन करवाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, कार्बन कंपाउंड्स एंड कोवलेंट बॉन्डिंग। तो देखिए कार्बन कंपाउंड्स स्टूडेंट्स एक खुद का एक चैप्टर है, लेकिन इसकी होमोलॉगस सीरीज़ हमेशा आती थी, जिसमें कार्बन के इनऑर्गेनिक टाइप्स को समझाया गया है कि क्या होता है, ठीक है, डिफरेंट एल्डिहाइड्स ग्रुप्स, कीटोन, बहुत सारे ग्रुप्स के बारे में पता होता था। लेकिन वो चैप्टर का वो पार्ट है जो ख़त्म इस बार कर दिया गया है, इसको कट कर दिया गया है, जो कि आपके लिए बहुत रिलीविंग होगा। बट जो आ रहा है वो है कोवलेंट बॉन्ड और कार्बन का बॉन्ड, कि कार्बन किस तरीके से चेन बनाता है, कार्बन के एलोट्रोप्स क्या होते हैं, है ना, जैसे कि डायमंड उसका एलोट्रोप है और ग्रेफाइट उसका एलोट्रोप है ना, फ्लोरीन उसका एलोट्रोप है, तो उनके बारे में इस बार डिटेल में आएगा स्टूडेंट्स। लेकिन आप याद रखें स्टूडेंट्स, जितने भी ये टॉपिक हैं, जितने भी ये वो हैं, इस बार हम लोगों ने इसको, हम जो कोई एनालाइज करते हैं, हमने 10 साल का इसका एनालिसिस देखा कि इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन इस बार की सिचुएशन बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि टॉपिक्स बहुत कट कर दिए गए हैं, तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन का रेशियो एंड मार्क्स का रेशियो चेंज होगा स्टूडेंट्स। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपको एक बार ये ज़रूर कहूँगी कि आप पूरे ही चैप्टर्स पढ़ें, हर टॉपिक को पढ़ें, जो जितना कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है, CBSE ने आपको बताया हुआ है, ठीक है।
उसके अलावा अगर आप बहुत पीछे हैं तो मैंने आपको बताया था कि फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 में आप इन टॉपिक्स को कवर करें। फ़ेज़ 1 में आप वो टॉपिक कवर करें जो हम पहले बता चुके हैं, फ़ेज़ 2 में ये टॉपिक्स है, इसके बाद आप नॉर्मल रीड आउट ज़रूर करें जो टॉपिक्स रह गए हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई भी शिकायत हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए स्टूडेंट्स, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर करिए विद योर फ्रेंड्स। आई होप आप इसको फॉलो करेंगे। एक स्क्रीनशॉट लीजिए, टाइम टेबल बनाइए और थोड़ा सा बेहतर पढ़िए, बेहतर कीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।